नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत साथियों आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री पर, चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री पद पर। तो व्यापक अध्ययन करना है, गहन अध्ययन करना है और साथ में हमें पुराने पेपर भी करते चलने हैं। पुराने प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में आया हो तो हमें वो कंप्लीट करना है। तो चलते हैं, पहले प्रधानमंत्री पद के बारे में समझते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री पद समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो उससे कुछ ना कुछ हमें समझ आएगा। तो चलते हैं साथियों, तो देखते हैं, पहले समझते हैं भारत में संसदीय शासन प्रणाली। आप सभी जानते हैं कि भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो वास्तव में संसद होती है वो मेन भूमिका में रहती है, व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करती है। और कार्यपालिका इसके प्रति उत्तरदायी रहती है। क्या रहती है? उत्तरदायी। ये कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, ये इसके प्रति उत्तरदायी रहती है, निरंतर उत्तरदायी। एक तो इसमें ये विशेषता रहती है संसदीय शासन प्रणाली में, क्या रहती है कि जो वास्तव में कार्यपालिका है वो मंत्री परिषद के प्रति, कार्यपालिका मंत्री परिषद संसद के प्रति निरंतर उत्तरदायी रहती है। संसद के प्रति क्या रहती है? निरंतर उत्तरदायी। और इस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यानी कि कोई भी प्रधानमंत्री अपने पद पर तभी तक बना रहता है जब तक उसे संसद में बहुमत प्राप्त है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात साथियों, आपको ये रखना है कि संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? दो प्रकार की। एक नाममात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का तो औपचारिक प्रमुख कौन होता है हमारे यहाँ? राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। वास्तविक कार्यपालिका जो मंत्री परिषद है उसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये ध्यान रखना। नाम मात्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। वास्तव में राष्ट्रपति को इसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करना होता है। ये बात भी आपको स्पष्ट होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें स्पष्ट रहेंगी तभी तो आप ढंग से कार्य कर पाएंगे। तो ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए। अब मैंने बताया आपको, तो यानी कि आप संसदीय शासन प्रणाली और प्रधानमंत्री में कुछ अंतर संबंध करें तो क्या क्या अंतर संबंध कर सकते हैं? पहला जो है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद सहित संसद के प्रति निरंतर उत्तरदायी रहता है। निरंतर उत्तरदायी रहता है। यानी कि प्रधानमंत्री अपने पद पर तभी बना रह सकता है जब तक उसे संसद में बहुमत प्राप्त है, यानी उसके निम्न सदन लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात आपको पता चलती है कि वास्तव में भारत जो प्रधानमंत्री है वास्तविक शासनाध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री वास्तविक शासनाध्यक्ष होता है। ये बात भी आपको स्पष्ट हो गई है। तीसरी बात जो आपको स्पष्ट होती है कि प्रधानमंत्री संसद का भी सदस्य होता है, क्योंकि वास्तव में संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं। तो ये बातें आपको एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए। पहला मैंने कहा ना, अंतर संबंध क्या है। तीसरी बात क्या है? प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं। तो उन्हें 6 माह के अंदर बनना पड़ता है। मान लीजिए कोई सदस्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो 6 माह के अंदर उसे संसद के किसी सदन का सदस्य बनना पड़ता है। ये बातें आपको समझ आई होंगी संसदीय शासन प्रणाली से।
तो संसदीय शासन प्रणाली से क्या संबंध है प्रधानमंत्री का, वो मैंने आपको बताया। संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है कि वास्तव में जो कार्यपालिका है, मंत्री परिषद है, वो संसद के प्रति निरंतर उत्तरदायी रहती है। यानी कि प्रधानमंत्री सहित जो मंत्री परिषद है वो संसद के प्रति निरंतर उत्तरदायी रहती है। प्रधानमंत्री कोई अपने पद पर तभी तक बना रहता है जब तक उसे संसद में, भारत के संदर्भ में कहें तो लोकसभा में, बहुमत प्राप्त है। प्रधानमंत्री वास्तविक शासनाध्यक्ष होता है। तो मैंने बताया कि संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका है, नाम मात्र और वास्तविक। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। तो कहते भी हैं कि हेड ऑफ द स्टेट नहीं होता, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये बात भी आपको स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरी बात, प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री परिषद के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं, विधायिका का विभाग होते हैं। ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो अगर वो नहीं है प्रधानमंत्री पद धारण करते समय तो 6 माह के अंदर बनना भी पड़ता है। तो ये बात भी आपको स्पष्ट है, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए। अब ये संसद के प्रति निरंतर उत्तरदायी रहते हैं, कौन से अनुच्छेद में है? ये 75(3) में लिखा है। और ये वाली बात जो है ये भी 75 में बेसिकली कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली 75 अनुच्छेद में ही ये बातें सारी चर्चा की गई हैं। तो ये बातें जब आपको पता रहेंगी तभी आप भली भांति रूप से ये क्वेश्चन भी कर पाएंगे। अब हम चलते हैं प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए साथियों, प्रधानमंत्री, अब आराम से देखना है। प्रधानमंत्री का पद भारत का सबसे बड़ा शक्तिशाली पद है। ये भारत में क्या है? सबसे पावरफुल पद है। ये बात ध्यान में रख लेना चाहिए। प्रधानमंत्री संसदीय शासन प्रणाली में सबसे शक्तिशाली पद है। तो भारत में क्या है? संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली पदाधिकारी माना जाता है। ये बात आपको समझ लेना चाहिए व्यवहारिक राजनीति से। विलियम हरकोर्ट ने कहा भी था मंत्री परिषद के संदर्भ में, प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा है। विलियम हरकोर्ट क्या कहते हैं? इसलिए प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा है। नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा है कि जो मंत्री बाकी के तो नक्षत्र हैं, मेन चंद्रमा कौन है? प्रधानमंत्री है। तो इतना महत्वपूर्ण रोल रहता है, यानी कि मंत्रियों से काफी आगे है। ये स्थिति भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए और ये बात भी आपको पता रहनी चाहिए कि वास्तव में प्रधानमंत्री की मेन स्थिति रहती है, वो वास्तविक शासनाध्यक्ष रहता है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आप देखते हैं आगे कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है? नियुक्त होता है साथियों, निर्वाचित नहीं होता है। ये बात भी क्वेश्चन बार बार आता है कि भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त है या निर्वाचित है। तो दो शब्द है मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रधानमंत्री पीएम जो है नियुक्त होता है या निर्वाचित होता है? तो साथियों ये ध्यान रखना है, भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं होता। ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए पहले। वास्तव में अनुच्छेद 75(1) में स्पष्ट प्रावधान है। अनुच्छेद 75(1) में प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। लेकिन साथियों आप सोचेंगे कि राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति, किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है? नहीं, हर किसी को नहीं। बहुमत दल के नेता को, जिसको संसद में बहुमत प्राप्त है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, यानी कि ऐसा व्यक्ति या ऐसे दल का नेता जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसमें राष्ट्रपति विवेक से निर्णय नहीं लेता। सामान्यतः अगर किसी व्यक्ति को सबसे अधिक जग सीटें मिली हैं दल को, तो उसी के नेता को बनाएगा।
ये हमारे यहाँ परंपरा भी रही है कि सबसे बड़े दल के नेता को ही राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री पद की शपथ के लिए आमंत्रित किया है, चाहे त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति क्यों ना हो, त्रिशंकु संसद की स्थिति क्यों ना हो। तो ये बात भी आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करेगा। मैं लिख भी देता हूं, राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा में बहुमत दल के नेता को पीएम नियुक्त करता है। ये परंपरा है हमारे यहां संसदीय शासन प्रणाली में। बहुमत दल के नेता को पीएम क्या करता है, नियुक्ति करता है पीएम पद पर, पीएम पद पर नियुक्ति करता है। हर किसी को नहीं करेगा, ये विवेक नहीं है, कहीं आप समझे कि विवेकाधीन नहीं है, ये बेसिकली है हमारी संसदीय परंपरा की आस्था है, हमारे लोकतंत्र का विश्वास है कि राष्ट्रपति मात्र औपचारिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। आम चुनाव के बाद वो देखेगा कि वास्तव में लोकसभा में सबसे ज्यादा किस दल को सीटें मिली हैं और वो दल का बहुमत दल का नेता कौन है, उसी को जनरली पीएम पद पर नियुक्त किया जाता है। ये हमारे यहाँ परंपरा भी रही है, ये भी आपको समझ आ जाना चाहिए। अब साथियों आगे क्या है, आपको प्रावधान एक ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री की कार्य शक्तियां तो देखते हैं, साथ में हम बताते हैं कि प्रधानमंत्री पद का कर्तव्य का भी उल्लेख है संविधान में, कुछ संवैधानिक प्रावधानों में, तो वो हम चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री का कर्तव्य, ये क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, कहां पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 78 में है। किसमें है, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के पद का कर्तव्य, प्रधानमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए साथियों, ठीक है ना साथियों। क्या है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 78 में। 78 अनुच्छेद के 3 सब भाग हैं, ए, बी और सी। अब पहले ए में क्या है, ए में है कि प्रधानमंत्री का दायित्व है कि राष्ट्रपति को विधायी व प्रशासन संबंधी सूचना प्रदान करेगा। क्या दायित्व है, प्रधानमंत्री का दायित्व है वह राष्ट्रपति को विधायी व प्रशासन संबंधी सूचना प्रदान करेगा। स्वतः प्रदान करेगा, दायित्व है। दूसरा है, राष्ट्रपति के मांगने पर विधायी व प्रशासन संबंधी सूचना देगा। दो प्रकार की है, विधायी व प्रशासन। सी में क्या ध्यान रखना है, सी में मेन बिंदु है, अगर मान लीजिए किसी महत्वपूर्ण विषय पर एक मंत्री निर्णय लिया है, तो राष्ट्रपति अगर उसे मंत्री परिषद रखने के लिए कहेगा तो राष्ट्र प्रधानमंत्री उसे मंत्री परिषद के समक्ष ऐसे विषय को रखेगा। क्या है, किसी विषय पर एक मंत्री ने निर्णय लिया है, तो राष्ट्रपति के कहने पर पीएम उसे मंत्री परिषद के समक्ष रखेगा। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको ढंग से डील कर सकते हैं, तो आप पुराने पेपर करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आप अच्छे से इसको डील भी कर सकते हैं। अब साथियों हम आगे चलते हैं, अगला भी देखते हैं। तो बेसिकली क्या कि बेसिकली प्रधानमंत्री की कार्यवाही शक्तियां क्या क्या हैं, अब देखते हैं प्रधानमंत्री की कार्यवाही शक्तियां।
प्रधानमंत्री की कार्य व शक्तियों में सबसे पहले क्या है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का निर्माता होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का निर्माता होता है। भाई कौन किस किस को कौन सा मंत्री देना है, पद बनाना है, कैबिनेट मंत्री किसको बनाना है, या राज्य मंत्री किसको बनाना है, स्वतंत्र प्रभार किसको देना है, ये सब प्रधानमंत्री तय करता है, उसके विवेक से रहता है। वास्तव में जो राष्ट्रपति मंत्री की परिषद की नियुक्ति करता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। ये आपको ध्यान रखना है। पीएम क्या होता है? मंत्री परिषद का निर्माता, यानी कि राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्ति करता है, लेकिन नियुक्ति करेगा जो प्रधानमंत्री सलाह देगा उन्हीं को मंत्री बनाएगा। ये बात भी आपको स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, मंत्री परिषद की अध्यक्षता करता है। मंत्री परिषद के विभागों का बंटवारा भी वही करता है, किसको कौन से विभाग का मंत्री बनाना है। मंत्री परिषद की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है। फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्री परिषद के बीच में कड़ी का कार्य करता है। हमारे संसदीय शासन प्रणाली में परंपरा है कि हर मंत्री जाके राष्ट्रपति से नहीं मिलता है, जनरली प्रधानमंत्री ही जाकर राष्ट्रपति को अपनी बातें कहता है। तो अनुच्छेद 78 में भी इसलिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 78 के आधार पर हम कह सकते हैं कि पीएम राष्ट्रपति व मंत्री परिषद के बीच में कड़ी का कार्य करता है। हमारी ये परंपरा भी है, हमारे घर में भी ये परंपरा है कि जनरली प्रधानमंत्री का प्रतीक, मैंने कहा घर में मम्मी रहती है और पापा राष्ट्रपति का प्रतीक करीब प्रतीक रहते हैं, तो बच्चों से संपर्क है मम्मी के थ्रू होना चाहिए, ये बेटर भी रहता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कड़ी का काम करता है, किसका काम करता है? कड़ी का कार्य। आगे देखते हैं साथियों, और प्रधानमंत्री का क्या है। प्रधानमंत्री पीएम नीति आयोग अंतर्राज्यीय परिषद जैसी संस्थाओं का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। फिर क्या है? प्रधानमंत्री विकास की नीतियों का निर्माता होता है। राष्ट्र में जितनी भी विकास की नीतियां बनती हैं, चूंकि नीति आयोग का अध्यक्ष भी वही है, राष्ट्र की विकास नीतियों का निर्माता होता है। फिर प्रधानमंत्री की राजनीतिक प्रशासनिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। को आप जानते हैं प्रशासनिक सुधार विभाग भी सीधे पीएमओ के अंडर में ही कार्य करता है। फिर पीएम समस्त जो राजनीतिक प्रशासनिक जो कार्य हैं उन सब का केंद्र बिंदु होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली पीएम समस्त राजनीतिक प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र होता है।
संसद में बहुमत दल का नेता होता है, दल का नेता या प्रतिनिधित्वकर्ता होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर साथियों आपको ध्यान रखना है, अगली चीज को भी आपको क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में प्रधानमंत्री विदेश नीति का भी निर्माता होता है। किसका निर्माता होता है? विदेश नीति का। पीएम विदेश नीति का भी निर्माता होता है। आप जानते हैं सभी कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी प्रथम विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने उन्हीं गुटनिरपेक्ष नीति का या गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक रूप में माना जाता है। तो ये बातें भी आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि वास्तव में भारत में विदेश नीति का जो संचालन है उसमें पीएम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी प्रथम विदेश मंत्री भी थे। ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन और गुटनिरपेक्ष नीति के व्यवहारिक क्रियान्वयन का विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अतिरिक्त आज मोदी जी भी विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मोदी जी ने जो है फर्स्ट इंडिया नीति, पड़ोस पहले की नीति, नेबर फर्स्ट की नीति, ये नीतियां महत्वपूर्ण संचालित की हैं। तो आपसे साथियों पूछे तो वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सारी बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। तो असली गुटनिरपेक्षता की नीति किसने अपनाई थी? देसाई ने। तो मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा विदेश नीति और प्रधानमंत्री पर। ये पीएम, ये विदेश नीति, ठीक है। नेहरू जी ने क्या अपनाया? गुटनिरपेक्ष नीति। ये नेहरू जी से जुड़ा हुआ है। इंदिरा जी ने क्या अपनाया? कठोरता की नीति, पड़ोसियों के प्रति कठोरता की। उन्होंने पड़ोसियों के प्रति कठोरता की नीति अपनाई थी। उसके बाद देसाई जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? असली गुटनिरपेक्षता की नीति। पीवी नरसिंह राव जी ने एलपीजी की नीति। उसके बाद देखें जाए तो अटल जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अटल जी के काल में नई परमाणु नीति, उन्होंने नई परमाणु नीति दी थी। परमाणु परीक्षण कर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया था और नई परमाणु नीति जारी की थी। इसके बाद आगे भी साथी देखें तो उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने भी अमेरिका के साथ सिविल परमाणु सहयोग संबंधी समझौता किया था। तो एसएमएस जी का, मनमोहन सिंह जी का भी विशेष योगदान जो था, सरदार मनमोहन सिंह जी का, वो बेसिकली सिविल परमाणु सहयोग में था, यानी कि ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ऊर्जा सुरक्षा में। और आज जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये भी अद्भुत कार्य विदेश नीति में कर रहे हैं और इन्होंने अद्भुत भूमिकाएं जो निभाई हैं वो भी आपको स्मरण रहने चाहिए। तो साथियों क्वेश्चन कहाँ से क्या आएगा इसमें हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन हमें हर चीज में स्पष्टता लाना जरूरी है। तो नरेंद्र मोदी जी ने तो पड़ोस पहले की नीति चलाई थी। इसी के तहत सबसे पहले भूटान की यात्रा की थी। पड़ोस पहले, नेबर फर्स्ट, फिर फर्स्ट इंडिया, इंडिया फर्स्ट नीति कि भारत को महाशक्ति बनाना, इंडिया फर्स्ट, पूरे विश्व में भारत को महाशक्ति बनाना। तो भारत को सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड पावर के लिए भी काम कर रहे हैं मोदी जी, इसलिए क्वाड जैसे संगठनों के साथ भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आप चतुष्कोण के साथ 2+2 वार्ता कर रहे हैं, कनेक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने का यत्न कर रहे हैं। तो ये सारी बातें भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो वास्तव में हर प्रधानमंत्री ने विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, ये भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। अब हम साथियों आगे चलते हैं कि वास्तव में
क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों जुड़े रहिएगा, जाने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से क्या आएगा, इसके बारे में निश्चित रूप से हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए जानकारी ही सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे भी माइकल फूको ने कहा है ज्ञान शक्ति का स्रोत है। तो आप अपने ज्ञान वृद्धि पर ध्यान दीजिए, टॉपिक से संबंधित जो भी ज्ञान है उसको अंदर समाहित करते चलिए। आप आगे आगे चलते हैं साथियों। अब देखते हैं गठबंधन सरकार और प्रधानमंत्री। भाई गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या नहीं प्रभाव पड़ता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब सबसे पहले साथियों कि हमारे यहाँ पहली गठबंधन सरकार कब बनी थी, ये भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो काम चलेगा नहीं ना, अभी ये ध्यान रखना है गठबंधन सरकार क्या होता है। जब वास्तव में आम चुनाव के बाद किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हो, तब दो या दो से अधिक दल मिलकर क्या करें कि कहीं ना कहीं सरकार का निर्माण करें, तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब वास्तव में भारत में पहली गठबंधन सरकार कब से मानी जाती है, 1989 से मानी जाती है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, वीपी सिंह के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार पहली गठबंधन सरकार मानी जाती है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो जनता पार्टी की सरकार को गठबंधन सरकार नहीं मानते, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से वास्तव में वो गठबंधन सरकार नहीं थी। हाँ, व्यवहार में तो भले कार्य उसने किया हो, सैद्धांतिक रूप से जनता पार्टी एक दल था, उसमें सभी दलों का सैद्धांतिक रूप से विलय हो गया था। इसलिए सैद्धांतिक रूप से पहली गठबंधन सरकार राष्ट्रीय मोर्चा सरकार थी, जो वीपी सिंह के नेतृत्व में बनी थी। किसके नेतृत्व में बनी थी, वीपी सिंह। फिर उसके बाद वहां पर चंद्रशेखर भी कहीं ना कहीं बाद में पीएम बने, ये राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। उसके बाद जो दूसरी गठबंधन सरकार बनी थी वो 96 में बनी थी, वो थी, उसका नाम था संयुक्त मोर्चा सरकार। इसमें बेसिकली देवगौड़ा और गुजराल प्रधानमंत्री बने थे। देवगौड़ा, गुजराल, एचडी देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री बने थे, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद 98 से और जो 2004 तक चला वो एनडीए की सरकार थी अटल जी के नेतृत्व में। तो एनडीए की सरकार, राष्ट्रीय गठबंधन सरकार जो थी बेसिकली एनडीए की सरकार थी, इसमें अटल जी ने नेतृत्व किया था। किसने नेतृत्व किया था, अटल जी ने। उसके बाद 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार रही, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, प्रगतिशील गठबंधन का, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, ये भी गठबंधन है। लेकिन 2014 से जो अब तक है उसमें है तो एनडीए की सरकार, ये गठबंधन सरकार है, लेकिन इसमें नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। लेकिन इसकी स्थिति क्या है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें है स्पष्ट बहुमत के बावजूद गठबंधन, इसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत है, उसके बावजूद गठबंधन सरकार बनी हुई है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि वास्तव में गठबंधन सरकारें कब कब बनी है केंद्र में। तो जब तक ये आपको जानकारी नहीं होगी तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। अब हम देखते हैं गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री पद पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथियों, वास्तव में अगर गठबंधन सरकार है, किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो वास्तव में प्रधानमंत्री को अनेक बार झुकना पड़ता है, उसकी शक्तियों के साथ उसे समझौता करना पड़ता है, उसकी विवेक की शक्तियों के साथ समझौता करना पड़ता है। जैसे मंत्री परिषद के निर्माण में किसको मंत्री बनाना है, तो मंत्री परिषद के निर्माण में उसकी शक्तियों में ह्रास होता है, उसकी भूमिका में ह्रास देखने को मिलता है। पहला ह्रास ये, भाई कौन मंत्री बनेगा, तब तो गठबंधन सरकार के जो घटक हैं वो तय करेंगे, भाई हमारे दल का तो घटक का दल का ये मंत्री बनेगा व्यक्ति। इसमें फिर प्रधानमंत्री की चॉइस नहीं रहती है, कि भूमिका का क्या हो जाता है, ह्रास। फिर मंत्री परिषद के विभागों के बंटवारे में भी, भाई मंत्री परिषद के विभागों का बंटवारा उस समय कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ना करके वो गठबंधन सरकार की स्टीयरिंग कमेटी करती है। आपने देखा भी होगा राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के समय, संयुक्त मोर्चा सरकार के समय या एनडीए की सरकार के समय, तो मंत्री परिषद के विभागों के बंटवारे में भी उसकी शक्ति में ह्रास होता है।
तीसरा जो देखते हैं वो तीसरी शक्ति का ह्रास होता है कि कड़ी के रूप में, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में कड़ी के रूप में। अब यहाँ पर क्या होता है कि वास्तव में जो मंत्री परिषद संबंधी मुद्दे रहते हैं उनको वैसे नियम ये बनता है, 78 में प्रावधान भी है कि वो पीएम बताएगा, किसको, राष्ट्रपति को। लेकिन जब गठबंधन सरकार रहती है तो गठबंधन दल के नेता और मंत्री जी खुद भी जाने लगते हैं राष्ट्रपति से और अपनी समस्याएं बताने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की शक्ति में ह्रास देखने को मिलता है। ये मैंने 3 बताए, और भी अन्य स्थान हैं जहां प्रधानमंत्री की भूमिका काफी कम हो जाती है। तो बेसिकली चाहे विकास की नीतियों का निर्माण हो, वहां पर भी देखते हैं कि शक्तियां कि उसे अपने गठबंधन सरकार या सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रधानमंत्री को विकास की नीतियों का निर्माण करना हो या योजना का निर्माण करना हो, वहां पर भी वो कहीं ना कहीं अपने सहयोगी दलों से परामर्श करके ही कार्य कर पाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं, अगर गठबंधन सरकार है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की शक्तियों में ह्रास होता है। लेकिन ह्रास तब नहीं होता है जब व्यक्तित्व प्रधानमंत्री का प्रभावशाली हो और उसके दल के पास पर्याप्त सीटें हों। तो उस स्थिति में प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का व्यापक प्रयोग कर सकता है। चाहे अटल जी की स्थिति देखें, चाहे मोदी जी की स्थिति देखें, तो उन्होंने प्रभावी ढंग से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की भूमिका का भी निर्वाह किया है। तो इस प्रकार से साथियों, मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री के पद की प्रमुख कार्य शक्तियां क्या हैं। अब हम प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री के पद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करते हैं साथियों। अब विशेष तथ्य, प्रधानमंत्री पद से संबंधित विशेष तथ्य धीरे धीरे सुन लीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब मैंने जैसे ये बताया कि विलियम हरकोर्ट तो क्या कहता है, प्रधानमंत्री क्या है, नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा है। ये तो आपको ध्यान रखना है किसने कहा है। इसी प्रकार से लॉर्ड माले कहता है समकक्षों में प्रथम है। समकक्षों में प्रथम है। अब ये 2 कथन तो आप ध्यान रख ही सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको भारतीय प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में ध्यान रखना है कि आप जानते हैं सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री कौन रहे। चलिए बताइए, कुछ बच्चे बताना चाहेंगे तो बताइए, कमेंट कीजिए। सबसे लंबी अवधि तक भारत में प्रधानमंत्री कौन रहे थे? नेहरू जी। बिल्कुल सही बता रहे हैं कुछ बच्चे, ठीक है ना। तो सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री कौन रहे? 1, 2, तीसरा, सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री रहे। नेहरू जी रहे। अल्प अवधि के लिए प्रधानमंत्री कौन रहे? सबसे कम, सबसे कम या अल्पावधि के लिए प्रधानमंत्री अटल जी रहे थे, 13 दिन के लिए 96 में। 13 दिन के लिए रहे थे 96 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है सबसे युवा प्रधानमंत्री। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन से हैं, ये भी आप बताइए। सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 84 में उन्होंने जब शपथ ली थी पहली बार, तो सबसे युवा थे, उनकी आयु 40 के आसपास थी, राजीव गांधी जी, जिन्होंने हमें अद्भुत योगदान दिया, आईटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय समस्याएं थी, क्षेत्रवाद की समस्याएं थी और सांप्रदायिकता की समस्या थी, उनको निदान करने का कार्य किया। राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कहीं ना कहीं हम राजीव गांधी जी के काल में देखते भी हैं। फिर बेसिकली आपको ध्यान रखना है सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा।
ये कार्यवाहक ही रहे थे, ये कार्यवाहक ही थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर साथियों आपको अगली चीज को जो ध्यान में रखते हुए काम करना है कि अगला भी आपको पता रहना चाहिए कि बेसिकली कैसा काम करना चाहिए, तो वो भी ध्यान रखना है। तो आगे जो है मेन क्वेश्चन बनता है, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो अल्पमत में रहते हुए भी पूरा कार्यकाल किया। अल्पमत होते हुए भी 5 वर्ष पूरा कार्यकाल किया। वो कौन थे? पीवी नरसिंह राव। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला जो केस है सांसद में, वो केस भी इस समय सामने आया था, आपको ध्यान है। तो बेसिकली ये है, अल्पमत में रहे थे फिर भी 5 साल पूरा कार्यकाल कर गए। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद साथियों अगली बातें भी आपको पता रहनी चाहिए कि वास्तव में कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनके विरुद्ध कहीं ना कहीं विश्वास मत हारे थे। ऐसे प्रधानमंत्री कौन से हैं जो विश्वास मत हारे थे? विश्वास मत हारने वाले प्रधानमंत्री, यानी कि विश्वास मत ना प्राप्त होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ना, हारने वाले प्रधानमंत्री वो कौन कौन से हैं? वीपी सिंह, देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी। वीपी सिंह, देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी। चौथा नाम कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह जी का भी लिया जाता है, लेकिन इस समय मत विभाजन हुआ नहीं था, वोटिंग नहीं हुई थी, उससे पहले त्याग पत्र दे दिया था। तो मत विभाजन से पहले ही त्याग पत्र दे दिया था इन्होंने, लेकिन इन्होंने तो पूरा मत विभाजन से पहले त्याग पत्र दे दिया था। तो इनके बेसिकली विश्वास मत हारने वाले देखा जाए तो चौधरी चरण सिंह जी ने तो पहले त्याग पत्र दे दिया था, लेकिन एक तरीके से हार हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातें। अब साथियों आपसे क्वेश्चन और भी प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे विदेश नीति से जोड़ के पूछा जा सकता है, ऐसे किसी विकास नीति से जोड़ के पूछा जा सकता है, ब्यूरोक्रेसी से भी जोड़ के पूछा जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, नौकरशाही और प्रधानमंत्री, नौकरशाही और प्रधानमंत्री, ये भी आपको ध्यान रखना है। नौकरशाही और प्रधानमंत्री, इसको लेकर भी आपका दृष्टिकोण क्लियर होना चाहिए। भाई नौकरशाही में विकासात्मक नौकरशाही किसने अपनाई थी? नेहरू जी ने। विकासात्मक नौकरशाही नेहरू जी ने अपनाई थी, ये ध्यान रखना है आपको मिलाने के लिए। फिर साथियों आपको अगला ध्यान रखना है, प्रतिबद्ध नौकरशाही इंदिरा गांधी जी ने अपनाई थी। फिर साथियों आपको ध्यान रखना है, तटस्थ नौकरशाही किसने अपनाई थी? ये मोरारजी देसाई के काल में। फिर साथियों आपको ध्यान रखना है, सामाजिक न्याय पर आधारित नौकरशाही किसने अपनाई थी? सामाजिक न्याय पर आधारित, ये वीपी सिंह के काल में। फिर साथियों आपको ध्यान रखना है, विशेषज्ञता पर आधारित नौकरशाही, ये 91 के बाद से चली आ रही है,
मोदी जी भी इसको फॉलो कर रहे हैं, विशेषज्ञ आधारित नौकरशाही 91 के बाद से ये सारा काम चल रहा है। 91 से कंटिन्यूटी में अब विशेषज्ञता पर आधारित नौकरशाही को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विशेषज्ञ बनाम सामान्यज्ञ, इसको लेकर विवाद भी कहीं ना कहीं नौकरशाही में होता है। तो लेकिन आप पहले सामान्यज्ञ तक का प्रभाव था, आईएएस का प्रभाव था, अब कहते हैं हर डिपार्टमेंट का एक विशेषज्ञ होना चाहिए। जैसे चिकित्सा डिपार्टमेंट का प्रमुख एक डॉक्टर को बनाना चाहिए, सचिव भी उसी को बनाना चाहिए। ऐसी मांगे अब उठने लगी हैं और वैश्वीकरण के अनुरूप ऐसा अब किया भी जाने लगा है। केंद्र में भी और राज्यों में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो साथियों, इस प्रकार से भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है। और फिर वास्तव में कोई बड़ी नीति है, वो कब चली थी, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री के पद से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे सिंपल है, हमारे राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 87 में बनी थी, तो भाई किस समय वोटिंग राइट है, कुछ संशोधन हुआ है, उससे लेकर प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जा सकता है कि 42वां संशोधन अधिनियम भाई किसके काल में पारित हुआ था, इंदिरा जी के काल में हुआ था। 44वां देसाई जी के काल में हुआ था। 61वां संशोधन अधिनियम जो वोटिंग राइट 21 से घटाकर 18, तो राजीव गांधी जी के काल में हुआ था। तो इस तरीके से साथियों, आपको सार्वभौमिक रूप से प्रधानमंत्री पढ़ना है। क्वेश्चन क्या आएगा ये गारंटी नहीं रहती। जब आप पूरा संविधान पढ़ें तो उसी में जान फूंक दें तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। सिंपल ये भी पूछ सकते हैं आपसे, भाई नवीं अनुसूची किसके समय जोड़ी गई थी, तो प्रथम संशोधन नियम द्वारा जोड़ी गई थी, नेहरू जी के समय। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके साथ। अनुसूची या और प्रधानमंत्री, भाई नवी अनुसूची कब जोड़ी गई थी, प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा। एक तरफ ऐसे लिखा आ सकता है। तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी थे। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित थी 85 में, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी जी थे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के समय ये पंचायती राज से संबंधित थी 11वीं, और 12वीं स्थानीय शासन। इस समय कौन प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिंह राव थे। तो ये साथियों आपको ध्यान में रखना है सारी बातें। आपसे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इसको सरलता से ना लेकर गहनता से करें। सभी प्रधानमंत्रियों की विकास नीतियों का भी अध्ययन करें। जो योजना पंचवर्षीय चली उनका भी हमें अध्ययन करना चाहिए और हर प्रकार से हर दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कोई भी घटना घटित हुई है उस काल में तो वो पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। वो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब सही सिंपल सा है, अब पूछे हमारे राष्ट्रपति के चुनाव आ रहे हैं, तो बेसिकली जब नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे तो बेसिकली उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, ऐसा क्वेश्चन भी इंदिरा गांधी का नाम भी आ सकता है। तो आपसे हर बात पूछी जा सकती है, तो आपको वो ध्यान में रखना है कि वास्तव में ये भी सारी बातें आपके सामने स्पष्ट होनी चाहिए। भाई हमारे यहाँ प्रथम लोकसभा में चुनाव 51-52 में हुए, तो उसके बाद से प्रधानमंत्री पद का जो है स्पष्ट रूप से रचना, पहले तो कहीं ना कहीं क्या थे, अंतरिम परिषद में कहीं ना कहीं उपाध्यक्ष का दर्जा ही प्राप्त था। ये बातें भी पूछी जा सकती हैं। तो आपको हर तरीके से प्रधानमंत्री पद को कंप्लीट करना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे गहन रूप से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़कर पुराने सारे प्रश्न करेंगे, और जो भी आपको डाउट हो मेरे पास भेजेंगे, मैं उनका आंसर देने का यत्न करूंगा। लेकिन साथ ही यहाँ पर मैं उप प्रधानमंत्री की भी चर्चा जाऊंगा। अभी थोड़ा सा समय और लगेगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन उसको भी मैं बता देता हूँ। उप प्रधानमंत्री का पद, साथियों आप जानते हैं उप प्रधानमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है, परंपरा का पद है। मैं आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। पहली बात, उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है, परंपरा का पद है। संवैधानिक पद नहीं है, परंपरा का पद है। दूसरी बात, उप प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है। उप प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है।
तीसरी बात, उप प्रधानमंत्री के पास एक ही विशेष भूमिका है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें। तो ये सारी बातें तो ध्यान रखनी। अब कौन कौन उप प्रधानमंत्री रहे, किस काल में रहे, वो भी ध्यान रखना है। तो एक बार वो सूची भी, 2 मिनट का अलग समय है तो उसको ध्यान में रखना है। एक तरफ देखते हैं प्रधानमंत्री, और किस प्रधानमंत्री के समय कौन कौन से उप प्रधानमंत्री रहे, ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। इधर लेते हैं डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, शपथ तो वही राष्ट्रपति दिलाएगा, ये कैबिनेट मंत्री के रूप में लेते हैं मात्र। अब ये भी खैर आपको पता होना चाहिए, शपथ का तो मैंने बताया। तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री हों चाहे उप प्रधानमंत्री हों, दोनों ही बेसिकली तीसरी अनुसूची के अनुरूप, प्रारूप के अनुरूप शपथ लेते हैं पद और गोपनीयता की। किसकी शपथ लेते हैं? पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इसका उल्लेख कहाँ है? तीसरी अनुसूची में। ये भी ध्यान रख लेना कि क्वेश्चन तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल के आता है। आप जानते हैं सब बातें और समझते हैं। अब प्रधानमंत्री नेहरू जी के समय कौन थे उप प्रधानमंत्री? जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल 47 से 50 तक रहे थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद बेसिकली आपको ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी जी के समय 66 में कौन बने थे? इंदिरा गांधी जी जब 66 में बनी थी तो उस समय बेसिकली किसको बनाया गया था? मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई को बनाया। इंदिरा गांधी के समय मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री बने थे। जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो उसी समय कहीं ना कहीं मोरारजी देसाई को क्या बनाया गया था कि उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। हालांकि बाद में उन्हें त्याग पत्र भी देना पड़ा था विवादों के कारण, लेकिन एक बार तो बने थे। इसके बाद आपको एक बात भी पता है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी मोरारजी देसाई को बनाया था, तो उन्होंने त्याग पत्र देकर उप प्रधानमंत्री बने। बाद में फिर उप प्रधानमंत्री पद से उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। तो राजनीति में संघर्ष चलता रहता है, संघर्ष में घटनाएं बनती रहती हैं, आपको घटनाओं को भी ध्यान में रखना है। अब तीसरा जो है, इंदिरा गांधी के बाद आपको ध्यान रखना है, मोरारजी देसाई के समय कौन कौन उप प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई के समय, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उस समय किस किस को उप प्रधानमंत्री बनाया गया? तो मेनली 2 उप प्रधानमंत्री बने थे, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, ये 2 उप प्रधानमंत्री बने थे इस समय, आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं साथियों, मोरारजी देसाई के बाद जो उप प्रधानमंत्री पद है वो चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तब उप प्रधानमंत्री यशवंत राव चौहान को बनाया गया था। कांग्रेस के लीडर थे यशवंत राव चौहान, ये ध्यान रखना है। अब जब प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बने तब डिप्टी पीएम किसको बनाया गया? यशवंत राव चौहान को। महाराष्ट्र के थे यशवंत राव चौहान, इनको डिप्टी पीएम बनाया गया 79-80 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद साथियों आप जानते हैं कि बेसिकली कि चंद्रशेखर के काल में और साथ में वीपी सिंह के काल में, वीपी सिंह और चंद्रशेखर के काल में, वीपी सिंह के काल में भी प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह। वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो किसको बनाया गया उप प्रधानमंत्री? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल को बनाया गया। फिर इसके बाद आप देखते हैं जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो तब भी पीएम चंद्रशेखर थे।
उस समय फिर देवीलाल को डिप्टी पीएम बनाया गया। इसमें भी देवीलाल बने। उसके बाद उप प्रधानमंत्री अटल जी के समय बने थे एल के अडवाणी। 2002 से 4 तक जब अटल जी प्रधानमंत्री रहे थे तो अटल जी के समय उप प्रधानमंत्री बनाया गया था एल के अडवाणी को, लाल कृष्ण अडवाणी को। ये 2004 से 2 से 4 तक उप प्रधानमंत्री रहे थे। ये भी आपको थोड़ा सीरीज याद रहे तो बेटर रहेगा साथियों। तो इस तरीके से आपने देखा, आज हमने प्रधानमंत्री और साथ में कुछ उप प्रधानमंत्री पद की चर्चा भी की। लेकिन साथियों, आप न्यूज़पेपर कटिंग ये पढ़ते रहना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो सामान्य जानकारी आपको अधिक से अधिक होनी चाहिए। जब पूरा संविधान पढ़ते हैं तो हर जगह प्रधानमंत्री जहाँ लिखा हुआ है हमें पूरा वो स्मरण रहना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने आज आपको काफ़ी हद तक विस्तारित रूप से बताने की कोशिश की है और आगे भी हम कंटिन्यूस जारी रखेंगे इन सारी बातों को। मैं आपको एक सूचना छोटी सी और देना चाहूँगा साथियों कि कल शाम को 7 बजे आईआर की क्लास भी होगी। संडे है, आप लोग सभी ज्वाइन करेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि आप कल अटेंडेंट इस क्लास को पक्का करें आईआर की को। और संविधान की क्लास भी मंडे से कंटिन्यूस रहेगी। अब थोड़ा सा आईआर पर भी हम फोकस करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में मैं विदाई चाहता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।